यस हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली अच्छे ही होंगे। देखिए B3 वीडियो तैयार है और आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। और B1 B2 आपने देख लिए होंगे और केयरफुली देखे होंगे तो B3 बहुत जल्दी समझ में आएगा। लैंग्वेज बेस्ड है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है पूरा समझाने की और आपको समझ भी आएगा। तो B1 B2 प्लीज़ देख लीजिए जल्दी से और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर B3 पे आइए। इसमें लैंग्वेज बेस्ड मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को कवर अप किया है और आपको समझ आएगा। और एक्सरसाइज आपकी ये सारी कवर अप हो गई है सेट से रिलेटेड। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा और उससे पहले हमारा एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ठीक हो जाएं। तो आइए मेरे साथ, पहले चलते हैं इस वीडियो को देख लें। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स ये क्लास 11th का मैंने वॉल्यूम 3 लेकर आया हूँ और वॉल्यूम 1 और 2 आपने स्टडी कर लिए होंगे। और आगे बढ़ते हैं कि सम रिजल्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। अब तक हम क्या करते थे, कोई भी हमें सेट दिया होता तो उसके अंदर के एलिमेंट्स दिए होते थे, हम उनके बारे में डिस्कशन करते थे। अब जैसे कोई सेट दिया हुआ है स्मॉल a b c, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 3। क्लियर? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 3। तो अब इस सेट को नंबर की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है सिमिलरली मैंने एक सेट b लिया है, इसके अंदर कितने नंबर हैं? 1 3 5 7 9। तो हम क्या करेंगे कि एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब देखिए इसके कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे। इफ़ यू इज़ ए फाइनाइट सेट के बारे में आप जानते ही हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट, यू एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। देन फॉर एनी फाइनाइट सेट ए एंड बी, और ए और बी दो फाइनाइट सेट है। आपको मालूम है अगर यूनिवर्सल सेट दिया होता है तो ए और बी जो सेट्स बनते हैं वो इसके सबसेट होते हैं। तो ए और बी क्या होगा? इसी के सबसेट हो गए। देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक फार्मूला होता है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में। एंड वर्ड यूज होता है इंटरसेक्शन के लिए और वर्ड यूज होता है यूनियन के लिए। क्लियर? अब ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अगर वो कह दे कि दोनों सेट जो ए और बी डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? वो दो सेट जिनमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं, उनमें का इंटरसेक्शन 5 है, तो जब उसको एन की फॉर्म में लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बीच में कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे ही एन लग जाएगा तो वहाँ 0 लिखा जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अगर डिसजॉइंट है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, होंगे नहीं है तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट 0। सेकेंड फार्मूला है ये, और फार्मूले आप याद करिए, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये इसी से कन्वर्ट होके आया है इस फार्मूले पे। ये वाला पोर्शन अगर 0 हो गया है, डिसजॉइंट सेट है, तो हम केवल इतना फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? अब एन ए माइनस बी, थर्ड फार्मूला है एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, इसका मतलब है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। क्लियर? ऐसे फोर्थ है एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। एन ए माइनस बी, एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। अगर यूनियन आता है तो पहले आएगा, उसमें से एन बी लेस हो जाएगा, ये भी वही रिजल्ट देगा जो एन ए माइनस बी देगा। नेक्स्ट लास्ट है, ये भी 3 सेट के लिए है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट के लिए है। जैसे 2 सेट के लिए मैंने ऊपर बताया था एक फार्मूला, ऐसे ही ये 3 सेट के लिए, जैसे मेरा फर्स्ट वाला फार्मूला जो है हमारा 2 सेट के लिए है, वही जो हमारा लास्ट वाला फार्मूला है वो 3 सेट के लिए है। इसको अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए। और इनको अगर वेरीफाई करना है तो कोई भी 2 एग्जाम्पल बना लीजिए। एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, 2 उसके सबसेट ले लीजिए, इसमें पुट करके जाइए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाएगी, इसमें 3 सेट ले लेना, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो जाएगा, आप कोई क्वेश्चन भी हो जाएंगे और वेरीफाई भी हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूले में से कुछ मैंने यूज़ करके बताया। जैसे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच डेट एन इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में 40 है, एन ए इंटरसेक्शन बी में 5 है, तो फाइंड करिए कि हमें निकालना है एन बी एन ए माइनस बी एन बी माइनस ए। तो देखिए हमने इसको कोशिश की है। देखिए पहले देख लिया क्या क्या हमें गिवन है। एन ए यूनियन बी एक फार्मूला होता है, एन ए हमको गिवन है, एन बी हमें निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया हुआ है। तो हमने इस फार्मूले में फर्स्ट वाले फार्मूले पुट कर दिया, 40 15, ये 40 हो गया। देखिए क्लियर हो रहा होगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। एन 40 15, एन बी हमें निकालना है -5, तो एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 30, एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 30। क्लियर, एन बी 30 आ गया। सेकेंड पार्ट है एन ए माइनस बी, जो कि होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो हमने एन ए गिवन है, एन ए हमें कितना है यहाँ देखिए 15 है, एन बी हमने इसमें एन इंटरसेक्शन बी वो भी हमें गिवन है 5 है, तो 15 - 5 इज इक्वल टू 10। तो ये फार्मूला लगा के आपको अगर फार्मूले याद है तो आप इनको निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बी माइनस ए का यही फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। जैसे बी माइनस ए है तो यहाँ एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता है। तो थर्ड पार्ट को आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, कहीं अगर फ्रेमिंग में नहीं आ पाया हो तो देख लीजिए, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए कि जो जो चीज़ें बताई वो आपको समझ आ गई नहीं आ गई, लेकिन आपको पेशेंस के साथ देखना होगा, तभी इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए वेन डायग्राम। अगर कोई क्वेश्चन आपको फार्मूले से कंफर्टेबल नहीं है तो आप वेन डायग्राम यानी पिक्चर्स डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो है हमें वेन डायग्राम का समझना होगा। वेन डायग्राम कैसे वर्क करता है, कैसे होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए तो बहुत से फार्मूले से आप बच सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम में मैंने 3 सेट लिए हैं, ए बी सी, ये 3 सेट लिए हैं। इन 3 सेट में मैंने स्मॉल लेटर से इसके एलिमेंट्स को डिनोट किया है, यानी कि ये एक सेट है ए, इसके अंदर ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए सेट के अंदर स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए, केवल और केवल ए में कितने एलिमेंट हैं, इसको एग्जैक्टली ए भी बोल सकते हैं। सिमिलरली मैंने इसको नाम दिया है बी सेट में सी को जो रेड से लिखा हुआ है इसको सी दिया है, और सी का मतलब है ओनली बी यानी एग्जैक्टली बी। क्लियर, ऐसे ही मैंने सी सेट में जी नाम दिया है तो ये ओनली सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, अब बी पार्ट आप देखिए, बी एलिमेंट किस किस को कवर कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बी और डी। तो यहाँ पर देखिए बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली टू का मतलब है 2, तो बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 को, ये वाला जो है बी रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 2 को।
समझने की कोशिश करिए। जब एग्जैक्टली 2 कह रहा हूँ तो केवल बी आएगा, और हम बात करेंगे कि ए और बी में कितने कॉमन है, तो आ जाएगा बी और बी प्लस डी। आगे बात करेंगे इसमें, फिलहाल इतना समझिए कि बी रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 2 ए एंड बी, एग्जैक्टली 2 ए एंड बी। क्लियर? एफ एग्जैक्टली 2 बी एंड सी, बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और सी को। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्टली 2, केवल 2। सिमिलरली ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ए और सी सेट में। ठीक है, कोशिश करिएगा समझने की। फिर से मैं बता देता हूँ, स्मॉल ए एग्जैक्टली ए, यानी ए सेट में केवल ए वो एलिमेंट है जो केवल ए में है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ए वो एलिमेंट्स, ऐसे बी में, कैपिटल बी में सी एलिमेंट्स हैं जो अकेले केवल बी में है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं है इनकी। ऐसे ही हमारे सी सेट में जी जो है वो एग्जैक्टली सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी जो है एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी सेट में है। एफ एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एंड सी सेट में है। ई जो है एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और सी सेट में है। अब डी एक देखिए, तीनों पोर्शन में जो कॉमन है वो ये वाला है डी, डी। तो डी ऑल 3, तीनों सेट में अगर जो कोई कॉमन है वो है डी। तो डी जो है तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला एलिमेंट है। ठीक है, डी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डी का मतलब नंबर ऑफ, यानी कि 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जो तीनों में हो, कॉमन हो। बी का मतलब 2 में हो केवल। ठीक है, तो ये जो है आगे हम बात करेंगे एग्जैक्टली और एटलीस्ट का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए आप। अगर ये क्लियर हो गई, ये इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने समझाया है, इसको आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आता है कि हम इससे क्या रिजल्ट निकालने हैं। अगर क्वेश्चन में पहले अगर आपने इसको वेन डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए फर्स्ट में कि नंबर ऑफ एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2, केवल 2 के लिए, 2 में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए जो केवल 2 सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो इसमें जो 3 वाला है, डी वाला पोर्शन है, वो नहीं आएगा, केवल 2 वाला। देखो बी जो है, बी पोर्शन केवल ए सेट और बी सेट में आ रहा है, ठीक है, और किसी में नहीं आ रहा है। ऐसे ही एफ जो आ रहा है बी और सी में आ रहा है, और ऐसे ही ई जो आ रहा है वो ए और सी में आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली है, दिस इज एग्जैक्टली। जैसे ए सी जी क्या था, एग्जैक्टली 1 था, वैसे ही ये जो है ई और एफ और बी ई एफ जो है वो एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है सेट ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2, ए बी सी में एग्जैक्टली 2, यानी कि ए और बी में, बी और सी में, सी और ए में एग्जैक्टली 2 वाले। तो एग्जैक्टली 2 में क्या है, ए और बी में कौन है, बी और सी में कौन है, एफ, और सी और ए में कौन है, ई। क्लियर है? इसको आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब भी ये पूछा जाएगा एग्जैक्टली 2, तो बी प्लस एफ प्लस ई को हम ऐड कर देंगे, तो हमें एग्जैक्टली 2 वाले मिल जाएंगे, वो नंबर मिल जाएंगे जो 2 में बिलोंग कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। सेकंड है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एटलीस्ट 2 ऑफ द सेट ए बी सी। देखिए एग्जैक्टली और एटलीस्ट में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली का मतलब ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली वर्ड होता है तो न कम ना ज़्यादा, ओके, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, उससे एग्जैक्टली है ना उससे ज़्यादा ना कम। नो एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना भी पॉसिबल है सारा आ जाएगा। तो कम से कम हमारे तो 2 हो गए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हो गए, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3, क्योंकि सेट ही 3 है। अगर 4 होते सेट तो क्या होता, 4 वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाता। तो आइदर 2
ऑफ ए बी एंड सी और ऑल थ्री। तो एग्जैक्टली का मतलब होता है जहाँ भी एग्जैक्टली लिखा हुआ है एग्जैक्टली टू और उससे ज़्यादा। तो 2 और 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 3। तो दोनों केस इसमें कंसीडर करने होंगे जब भी एग्जैक्टली एटलीस्ट लिखा होगा। एग्जैक्टली होता है तो ये 3 वाला हट जाता है। तो देखिए ऊपर हमने ये लिखा ना b प्लस एफ प्लस ई, ये तो 2 वाले केस हो गए। कौन ऐड हो जाएगा इसमें? 3 वाला और आ जाएगा, 3 वाला और आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी सी, केवल और केवल 1, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली में कौन कौन है 1 में? ऊपर मैंने बताया था ए सी जी, देखो एग्जैक्टली वाले मैंने ऊपर लिखे थे ए सी जी, ए सी जी। क्लियर? अब यहाँ पर लिख दीजिए ए प्लस सी प्लस जी, ये वो हो गए जो केवल एक में है, एग्जैक्टली 1 में है। ठीक है, अब आते हैं कि आगे इनके कुछ इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखें। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। और हल्के हल्के एक क्वेश्चन हम पेन एंड डायग्राम से भी करेंगे और विदाउट पेन एंड डायग्राम से भी करेंगे। आगे कोशिश करते हैं। अब आती है एक्सरसाइज आपकी 1.6 एनसीईआरटी की। बहुत इजी एक्सरसाइज है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आप कर सकते हैं। मैंने 1-2 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर है 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 pupils 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एंड वर्ड यूज हुआ है तो आप समझ जाइए इंटरसेक्शन निकालना है हिंदी और इंग्लिश का। कितने पीपल हैं? 400। इस हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 250। और 200 कितने हैं? इंग्लिश बोलने वाले। 250 200 है तो ये देखिए यूनियन बन गया, क्योंकि इनका सम जो है इससे ज़्यादा है, दिस इज द यूनियन। तो क्या हो गया? एन, इसको मान लीजिए, हिंदी को एच मान लीजिए और इंग्लिश को ई मान लीजिए। एन एच यूनियन ई, एन एच यूनियन ई कितना है हमारा? 400 है। एन एच कितना है? हिंदी बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 200 है। तो एच इंटरसेक्शन ई हमें निकालना है। बोथ का केस का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो वी नो डेट एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर? हमने इस पर पुट कर दिया। 400 ये हैं, 250 ये हैं, प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर? हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो एन एच इंटरसेक्शन ई जो है हमारा 50 आ गया। तो क्लियर हो गया होगा कि हमने केवल फार्मूला लगाया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको पूरे को। ठीक है, तो मुझे लगता है वेन डायग्राम क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन हमने सिंपल सा क्वेश्चन किया, ये भी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने और किया है। एनसीईआरटी मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन ऑफ अनदर। इसमें 3 सेट दिए हैं, जिसमें एक सेट जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, 2 रोस्टर फॉर्म में दिए। एक्चुअल में 3 A B C D 4 है, एक और है, नॉट 3, 4 है। देखिए ये भी है। तो 4 सेट हैं, जिसमें 3 हमें दिए हैं रोस्टर फॉर्म में और एक दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ए सेट दिया है उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए हमने इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। x² - 8x + 12 इज इक्वल टू 0, x² - 6x - 2x, इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आपको 10th क्लास में फैक्टर करना आता होगा। तो ये हमने फैक्टर कर लिया और x - 2 x - 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमने 2 और 6 निकाल लिया। तो ए सेट जो है वो हमारा सेट बिल्डर से कन्वर्ट हो गया रोस्टर में। बी हमारा एज इट इज़ दिया है, सी हमारा ये दिया है और डी है। अब देखिए डी में एक एलिमेंट है 6 और 6 एलिमेंट बी में भी है, ए में भी है और सी में भी है। तो डी जो है वो हर एक का सबसेट बन जाएगा। डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी। ये डी जो है तीनों का सबसेट हो गया। सबसेट क्या होते हैं? ये डी का एलिमेंट हर एक में अगर जिसमें है डी उसका सबसेट बनता जाएगा। पहले से आपने कर रखा है, नहीं तो पुरानी वीडियो आप देखिए ध्यान से।
फर्स्ट वाली वीडियो में सबसेट बताया है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम 3 यानी B3 का मतलब होता है मेरी थर्ड वीडियो इस टॉपिक की है, 2 का मतलब सेकेंड वीडियो, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वीडियो है। क्लियर है? इसको आप अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको जो है इसका जब भी वीडियो लोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करिएगा तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, डी सबसेट हो गया ए का, डी सबसेट हो गया बी का, डी सबसेट हो गया सी का। अब डी का तो हो गया कम। अब देखो ए में कितने एलिमेंट 2 6 और बी में भी क्या है 2 6 है यहाँ पर, तो ए बी का सबसेट हो गया। देखो ए बी का सबसेट हो गया। अब देखो ए क्या सी का सबसेट है, 2 6 सी में है, 2 और 6 सी में है, तो ए सी का भी सबसेट हो गया। क्लियर? अब देखो बी में कितने एलिमेंट 2 4 6, 2 4 6 कहाँ है, यहाँ पर 2 6 है 4 नहीं है, यहाँ पर 6 है तो 2 4 नहीं है, लेकिन इसमें देखिए 2 4 6 हैं, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो B सबसेट हो गया C का, B इज सबसेट ऑफ C। तो ये सारे सबसेट हो गए, मैंने लिख दिए हैं, समझ में आ गए होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बड़े पेशेंस के साथ आप पढ़िए इसको, क्लियर होता जाएगा। और सेल्फ स्टडी जरूर करिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज ट्रू, प्रूव इट। इफ इट इज़ फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल। ये सेकंड क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का, एनसीईआरटी का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझसे कमेंट बॉक्स में ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा भी गया था, तो मैंने कहा आगे आएगा तो आपको बता दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था इसको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट पूछा था मैंने, 3 पार्ट इसके करे हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि x बिलोंग्स टू a, x कोई एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहा है, a बिलोंग्स टू b, यानी a जो यहाँ पर सेट था वो b में बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ जो सेट था वो b का एलिमेंट बन गया। तो कह रहे हैं क्या x जो है एलिमेंट है वो एलिमेंट की फॉर्म में b में बिलोंग करेगा? देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट का सलूशन, x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b। अगर x कोई एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है और a एक सेट बन गया, यहाँ पर सेट बिलोंग कर रहा है b में, तो ये एलिमेंट b में बिलोंग नहीं करेगा। दिस इज स्टेटमेंट फॉल्स। अब आप कहेंगे कैसे? तो ठीक है, कैसे के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। देखिए लेट, हमने एक सेट लिया a 1, 2। क्लियर? b, अब ये a है, a किसका कि कहाँ बिलोंग कर रहा है? b में। या b हमने एक सेट लिया तो ये वाला एक एलिमेंट बनेगा अंदर, तो 0 3 4, और ये पूरा जो सेट था वो अब एलिमेंट का वर्क करने लगा, एलिमेंट का वर्क करने लगा, यानी ये पूरा उठा के यहाँ रख दिया। x क्या है? ये एलिमेंट्स। तो a बिलोंग्स टू b, a पूरा बिलोंग कर रहा है b में। अब देखिए यहाँ से एलिमेंट लेते हैं, सपोज करिए 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू a। क्लियर? 1 बिलोंग्स टू a, ठीक है। और a बिलोंग्स टू b, देखो a पूरा बिलोंग्स कर रहा है, ये a बन गया, दिस इज a बन गया। 1 बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b। अब क्या 1 b में बिलोंग कर रहा है? देखो 1 b में बिलोंग कर रहा नहीं, कर रहा है। ये जो सेट्स, ये एलिमेंट्स, इनको सेपरेट नहीं कर सकते आप, मैंने पहले बताया था आपको इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, ये 1 और 2 नॉट सेपरेटेड, इनको सेपरेट नॉट सेपरेटेड मैंने लिख दिया है, इनको इंडिविजुअल नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस इज अ एलिमेंट, द होल, दिस इज होल एलिमेंट। दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4, नॉट 1 2 3 4 5, ओनली 4 एलिमेंट, दिस इज 1 एलिमेंट, इनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो 1 बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b, बट 1 नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सबसेट है b का, b बिलोंग कर रहा है c में, तो क्या a c में बिलोंग करेगा? a सबसेट है b का, b बिलोंग कर रहा है c में। अब यहाँ पर सेट है तो यहाँ एलिमेंट बन गया, तो कहते हैं a क्या बिलोंग करेगा? a भी तो एक सेट है, क्या वो c में एलिमेंट की तरह बैठा होगा?
चेक करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए ए हमने ले लिया 1,2, ठीक है, बी ले लिया। अब ये 1,2 है तो ये ए बी में बिलोंग करना चाहिए। ये कहाँ है? बी, ए सबसेट है बी का। ये सेकंड वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट है ए हमने ले लिया 1,2, बी ले लिया 1, 2, 3। तो देखिए ए सबसेट है बी का, क्लियर। 1, 2 यहाँ है, 1, 2 यहाँ है, ए सबसेट हो गया बी का। अब एक सी हमने सेट बनाया, सी में क्या होगा? ये पूरा बी बैठा होगा एलिमेंट की तरह। तो कुछ भी लिख लो यहाँ पर, 0, 1, 2 मैंने लिख लिया, कुछ भी आप और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला पूरा एज इट इज़ लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था। अब ये पूरा एक एलिमेंट बन गया। अब ए सबसेट है बी का, ए में क्या? ए है सबसेट है ये, यानी ये वाला ये इसमें है क्या? ए सबसेट है इसमें, ये ए सबसेट है बी का। अब हमें क्या प्रूव करना है? ए बिलोंग्स टू सी। तो ए, ये बी हमने ये ले लिया, इस कंडीशन को होल्ड कर दिया। सी हमने ले लिया 0, 1, 2 और ये पूरा इसमें एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है? ए इज सबसेट ऑफ सी, ए बिलोंग्स टू सी, नॉट सबसेट, ए बिलोंग्स टू सी, क्लियर। ए बिलोंग्स टू सी, क्या ए सी में बिलोंग कर रहा है? तो अब ये पूरा एलिमेंट सी में होना चाहिए विद कर्ली ब्रैकेट। अगर है तो ये ट्रू है और नहीं है तो ये फॉल्स है। तो विद कर्ली ब्रैकेट ये इसमें नहीं आ रहा है, विद कर्ली ब्रैकेट नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ फॉल्स। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ए सबसेट है बी, ए सबसेट है बी, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है। ए सबसेट है, ये उसमें लिखा है ए सबसेट है बी, और बी बिलोंग करना चाहिए सी में, तो बी पूरा बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक है। तो क्या ए बिलोंग करेगा सी में? ए का मतलब है ये पूरा जो सेट है वो एलिमेंट की तरह बैठा होगा? नो, ये पूरा सेट एलिमेंट की तरह नहीं बैठा है, इंडिविजुअल है, ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर ये कर्ली ब्रैकेट के साथ आ जाता तो ये ट्रू हो जाता, ऐसा नहीं होता, हो रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स है। क्लियर हो गया होगा? थोड़ा देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और आगे देखिए। थर्ड पार्ट, एक और पार्ट है इसमें। थर्ड पार्ट है, देखिए मैं यहाँ बता दूँ, थर्ड पार्ट है इसमें, एक पार्ट और है। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो क्या ए सबसेट होगा सी का? ये तो सिंपल है, ए सबसेट है बी, बी सबसेट है सी, तो क्या ए सबसेट सी होगा? तो देखिए ये तो इजीली आप कर सकते हैं, इसे तो आप एग्जाम्पल से करना चाहे एग्जाम्पल से कर दिया, वैसे भी कर सकते हैं। हमने मान लिया एक्स एक एलिमेंट है, वो ए में बिलोंग कर रहा है। अगर ए सबसेट है बी का तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, यानी एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, और अगर ए सबसेट है बी का तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, क्लियर है। और बी सबसेट है सी का तो एक्स बी में तो बिलोंग कर ही रहा है, तो एक्स कहाँ भी बिलोंग करेगा? एक्स इज आल्सो बिलोंग्स टू सी, सी में भी बिलोंग करेगा, तो ए सबसेट सी का होगा, इट इज़ ट्रू। ए सी में, एक्स ए में है, एक्स बी में है, एक्स सी में है, तो ए सबसेट होगा सी का। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ आल्सो सबसेट ऑफ सी। इसको मैंने एग्जाम्पल से भी कर दिया, अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें, कैसे भी समझिए, आप समझने की कोशिश करिए और समझ में आ जाएगा, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप इससे कराओ या इससे भी कर सकते हैं, या दोनों दिखा सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल है ए 1,2, बी है 1, 2, 3, तो ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, 1, 2, 3 सी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। ए के एलिमेंट सी में बैठे हैं, यस बैठे हैं, तो ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी, इट इज़ ट्रू। क्लियर? इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लॉजिकली आप करें या एग्जाम्पल से करें। लॉजिकली थोड़ी कोशिश करिए, आगे आपको जो है कंपटीशन में या आगे आपको लॉजिकली क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको अगर समझ में आ गए तो
आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप लॉजिकली सीखने की कोशिश करिए। जैसे ये क्वेश्चन है, शो डेट इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब इस एग्जाम्पल से करते तो ये बहुत 2 लाइन में हो जाता है, लेकिन लॉजिकली जो है आप इसको करेंगे तो समझ के आपको करना होगा। और एग्जाम्पल से कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर गई और किसी पर्टिकुलर में हो सकता है नहीं हो पाती, तो कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए आप लॉजिकली अगर आप करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं एग्जाम्पल से, लेकिन उसका लॉजिकली भी आपको करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने लॉजिकली करा है। आपको मालूम है कि अगर कोई एलिमेंट सी माइनस बी में है, पहली बात तो ये देखिए कि इसको ये पता होना चाहिए कि सी माइनस बी पहले मैंने आपको पढ़ाया है डिफरेंस वाले सेट्स, बी के एलिमेंट सी से हटा दीजिए। तो x अगर सी माइनस बी में है तो x बी में नहीं होगा, x बिलोंग्स टू सी, लेकिन x बी में नहीं होगा क्योंकि b के एलिमेंट तो निकल गए होंगे, तो x तो होगा ही नहीं b में। अब x बिलोंग्स टू सी, x नॉट बिलोंग्स टू a। अब a किसका सबसेट है? b का। जब x b में ही नहीं है तो उसके सबसेट में कैसे हो जाएगा? जब x b में ही नहीं है तो उसके सबसेट में नहीं होगा, और ये हमको गिवन है। तो x बिलोंग्स टू c माइनस ए, लेकिन c माइनस ए में होगा। जैसे ऊपर था c माइनस बी में है तो इंडिविजुअल इसमें है, इसमें नहीं है। और अगर c में है और a में नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। इससे ये प्रूव हो गया कि c माइनस बी सबसेट है c माइनस ए का। क्लियर? तो ये आ गया x बिलोंग्स टू, ये क्या होगा? ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये a सबसेट है b का। ठीक है, तो b एक बड़ा एलिमेंट, बड़ा सेट होगा, b में एलिमेंट ज़्यादा होंगे, a में कम होंगे। ठीक है, तो अब c सेट में से b को अगर आप लेस करेंगे तो वो सेट छोटा आएगा, तो c माइनस बी क्या होगा? एक छोटा सेट आएगा, c माइनस ए बड़ा आएगा, तो इसका मतलब है ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर? प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी हमने किया है लॉजिकली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और देखिए आपको समझ आएगा। शो डेट फॉर एनी सेट्स a एंड b, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी एंड a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। क्लियर? अब इसको कैसे देखिए हमने सोल्यूशन किया। a, पहले इस वाले पार्ट को लीजिए, a को कैसे लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन u। अब यहाँ u जो है ये यूनियन नहीं है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। और आपको मालूम प्रॉपर्टी, a का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट से लेते हैं तो क्या आता है? a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो a ही आता है। तो इस a को ऐसे लिख लिया, इस a को ऐसे लिख लिया। और आपको मालूम है यूनिवर्सल सेट अगर कहीं दिया होता है तो उससे जितने भी दूसरे सेट्स दिए होते हैं वो सब उसके सबसेट होते हैं, तो a क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। क्लियर? तो इस a को ऐसे लिख लिया। अब इस u को, अब यूनिवर्सल सेट हमने u लिया है तो a उसका एक सबसेट होगा, तो b भी एक सबसेट होगा। a और b किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो हमने क्या करा है? इस u को लिख लिया b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकाले तो यूनिवर्सल सेट आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। b और नॉट b का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इस u को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस u को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हुआ? जब ऐसे लिख लिया तो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पीछे बता चुके हैं हम लॉ। क्लियर? अब देखिए a इज इक्वल टू, a तो लेफ्ट हैंड साइड में था, a इंटरसेक्शन b आ गया, यूनियन आ गया, a बट नॉट b। इसको लिखते हैं, a पढ़ते हैं a बट नॉट b। और इसको कैसे लिखते हैं? पीछे फार्मूले मैंने दिए थे, याद कराए थे आपको, a माइनस b, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आ जाइए सेकंड के।
सेकंड है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो देखिए ए, या ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए, इसको कैसे लिखा, ए यूनियन बी माइनस ए को देखो वही लिख सकते हैं बी बट नॉट ए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है यूनिवर्सल सेट होता है, ऊपर भी आपने देखा होगा यूनिवर्सल सेट था। अब ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब ए यूनियन बी एक सबसेट ही तो होगा यूनिवर्सल सेट का, तो क्या हो गया, ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। आप इस एग्जाम्पल से भी कर सकते थे, कोई एग्जाम्पल बना लीजिए तो उससे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो एक ही एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। फिर मैंने कहा कि अगर आप पेशेंस के साथ देखेंगे, अभी तक जो मेरे दो पहले आपके वीडियो होंगे उनमें से ये इसका ये पार्ट थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, क्योंकि मिसलेनियस हम एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं, तो इसमें सब मिक्स होके आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा। जितने अच्छी तरीके से आपने पहले 2 वीडियो देखे होंगे तो मुझे लगता है ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी 2 सेट्स, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू वी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ये गिवन है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू वी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, कोई भी सेट एक्स है, एक्स भी एक सेट है, शो डेट ए इज इक्वल टू बी। हमें ये प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का ये 11 क्वेश्चन है। तो देखिए ए को हम लिख सकते हैं ए यूनियन 5, ए का अगर 5 के साथ यूनियन ले तो ए ही आएगा, लिख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन 5 हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन एक्स। हमने क्या करा, बी इंटरसेक्शन 5 को रिप्लेस कर लिया बी इंटरसेक्शन एक्स, क्लियर। फिर हमने क्या करा, बी इंटरसेक्शन एक्स लिख के हमने इस पर फिर क्या करा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, क्लियर। अब ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और ए यूनियन एक्स किसकी जगह दिया हुआ है हमें, ए यूनियन एक्स हमें क्या दिया है, बी यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स हमें क्या दिया है, बी यूनियन एक्स, वो हमने इससे रिप्लेस कर दिया, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ तक तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया, अब रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लगा लीजिए। ये राइट हैंड साइड दिए, इससे लेफ्ट हैंड साइड में बनाए तो आ जाएगा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया है, वो फिर 5 दिया है, ऊपर दिया हुआ है, ये फिर 5 दिया हुआ है, देख लीजिए, दिख रहा हो। तो ए इंटरसेक्शन एक्स 5 आ गया, तो बी यूनियन 5 क्या आ गया, वी आ गया। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए लेके चले और हमें मिल गया बी, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, प्रूव हो गया, क्लियर। देख लीजिए एक बार, ठीक है। आराम से अगर देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, पॉज करके देखेंगे, एक बार बार आप सुनने की कोशिश करिए। कई बार हम इसको घुमा फिरा के बताने की कोशिश करते हैं कि अगर एक बात एक लाइन में समझ में नहीं आई तो दोबारा समझने की कोशिश करिए, तो उसको कई बार आपको रिपीट करके बताते हैं जिससे कि आप क्लियरली समझ जाएं। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट को ये टफ लगता है, लेकिन आपको ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, समझ आ रहा है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी taking tea and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee.
बोथ टी एंड कॉफ़ी एंड लगाए, ध्यान रखिएगा। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी कि अब ये 600 यूनियन नहीं है, 600 यूनियन नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। कहते हैं 600 स्टूडेंट पे सर्वे किया गया, 150 तो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं टी के लिए, 225 लाइक करते हैं कॉफ़ी के लिए, और 100 दोनों के लिए लाइक करते हैं। तो देखिए 225 और 150 ये 600 नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, वो कुछ नहीं पीते, उन्हीं की हमें वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले यूनियन निकाल लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, कोई ना कोई कॉफ़ी पी रहा होगा या कोई ना कोई चाय पी रहा होगा या दोनों पी रहे होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 600। टी लाइक करने वाले एन टी लिख दिया 150 है, कॉफ़ी को लाइक करने वाले एन सी लिख दिया 225 है, ठीक है, कॉफ़ी को 225। अब टी दोनों लाइक करने वाला टी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन टी, एक ही बात है, कुछ कैसे भी लिख लीजिए, 100 है। मैंने कहा था एंड लगा है तो ये इंटरसेक्शन के लिए भी शो करता है, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट भी फाइंड टी यूनियन सी, तो वही फार्मूला वी नोट है, टी एंड टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू 150 प्लस 225 माइनस 100, 275 ये आ गया। तो ये 275 क्या हुआ है, या तो वो चाय पीते हैं या वो कॉफ़ी पीते हैं या वो दोनों पीते हैं, और का मतलब ये यूनियन हो गया। लेकिन हमने तो सर्वे किया था 600 पे, तो इसका मतलब 600 में से इतने लोग तो चाय कॉफ़ी वाले हो गए या दोनों वाले आ गए, तो ये लेस कर देंगे तो ये कौन से स्टूडेंट मिलेंगे, ये हो गया एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो वो इसका मतलब क्या हो गया, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, टोटल में से ये घटा दीजिए, टी यूनियन से जो लोग चाय और कॉफ़ी या दोनों पीते हैं वो घटा दीजिए। तो 600 माइनस 275 इसमें से लेस कर दीजिए, तो 600 माइनस 275 इज इक्वल टू 325। 600 माइनस 275 इज इक्वल टू 325, ये आपका आंसर हो गया। 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ठीक है। जब भी नाइदर नॉर का केस होता है तो उसमें हम आइदर और निकाल लेते हैं और टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो नाइदर नॉर आ जाता है। आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11th read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. First is the number of people who read at least one of the newspaper. सेकेंड है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो देखिए पीछे हमने जो स्टडी की थी वो बहुत काम आएगी यहाँ पर। स्टूडेंट्स अगर पीछे वाली चीज़ें आपने ध्यान से नहीं सुनी तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए पुरानी चीज़ को पहले अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए इस पर आते हैं, पहले ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं हम। NS यानी टोटल हमारे पास कितने पीपल हैं, 60 है, हमने NS उसको मान लिया टोटल को 60। NH हिंदी पढ़ने वाले 25 है, और टी को पढ़ने वाले जो हैं इसमें जो है H दिया हुआ है, हिंदी से मतलब नहीं है, H न्यूज़पेपर का नाम दिया है। H को पढ़ने वाले 25 है, T को पढ़ने वाले 26 हैं और I को पढ़ने वाले 26 हैं, ये दोनों इक्वल हैं। H इंटरसेक्शन I यानी कि H एंड I, देखो उसको पढ़ने वाले कितने हैं, H एंड I, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है 9, तो ये 9 है, क्लियर।
11 रीड एच एन टी, एच एन टी, एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी 11 हो गए, ठीक है। 3 रीड ऑल 3, एक और रह गया टी एंड आई, तो एन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 8। और 3 ऐसे हैं जो एच टी आई यानी तीनों को पढ़ते हैं, तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है। इनका मतलब ये हुआ 9 ऐसे दो में कॉमन है, एच को पढ़ेंगे आई को पढ़ेंगे। 11 ऐसे हैं जो एच को पढ़ेंगे टी को पढ़ेंगे। 8 ऐसे टी को भी पढ़ेंगे आई को भी पढ़ेंगे, और ये सब इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अब देखिए तो वैसे अब देखिए इस एन एच का मतलब ये मान के चलिए कि एच जो पेपर पढ़ने वाले 25 हैं, इसका कहीं ये मतलब नहीं है एग्जैक्टली एच है, इसका भी कहीं मतलब नहीं है एग्जैक्टली टी है, इसका भी कहीं मतलब नहीं है एग्जैक्टली आई है, ठीक है। हाँ भाई वो एच पेपर को पढ़ते हैं, इसमें वो भी इंक्लूड हो गए होंगे जो 2 को पढ़ते हैं, एच और आई को पढ़ते हैं, एच और टी को पढ़ते हैं, इसमें वो भी इंक्लूड होंगे जो तीनों पढ़ते होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, क्लियर। हाँ वो एच को जरूर पढ़ते होंगे, ये 25 एच को जरूर पढ़ते होंगे, एच के साथ साथ ऑन किन को पढ़ रहे हैं वो अलग मैटर है, ठीक है। अब आया कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है कि कम से कम एक पढ़ने वाले कितने लोग हैं, एक पढ़ने वाले। अब एक जब एटलीस्ट 1 का है तो इसमें 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, एक को पढ़ने वाले, 2 को पढ़ने वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे और तीनों पढ़ने वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। एटलीस्ट 1 का मतलब एक और एक से ज़्यादा 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा 3 हो सकता है, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं 3 ही न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला हम जानते हैं, वी नो डेट एन एच यूनियन टी यूनियन आई, यही तो निकालना है हमें भाई। हमें तो क्या है एटलीस्ट 1 पर, इसमें एटलीस्ट आ जाते हैं, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। तो क्या फार्मूला होता है एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये आपने फार्मूला पीछे देखा होगा, इसका हमने यूज़ किया और सारे डेटा हमको पता है। एन एच 25, ये 26, ये 26, ये -9 -11 -8 प्लस 3, इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये 52 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 52 आ जाएगा। तो ये एटलीस्ट 1 वाला हो गया। अब देखिए आया सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 का मतलब है केवल एक पढ़ें, ना एक से ज़्यादा और कम तो हो ही नहीं सकता, यानी 2 और 3 वाले हटा दो इसमें से, जो 2 को पढ़ रहे हैं और 3 को पढ़ रहे हैं। तो देखिए पीछे फार्मूला उसी का यूज़ करते हैं, तो एन एच नंबर ऑफ पर्सन एच यूनियन टी यूनियन आई, जो हमने ऊपर निकाले इनमें से 2 और 3 वाले लेस करते हैं। तो देखिए एन एच इंटरसेक्शन आई 2 वाले हमने ये लेस किए, एन आई इंटरसेक्शन टी ये भी हमने लेस किए, माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी ये हमने लेस कर दिए, प्लस ट्वाइस 2 एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। बस यहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें कि ये चीज़ कैसे 2 आ गया। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बनाई है कि जब भी हम इंटरसेक्शन दिखाते हैं, जैसे हमने ये हमने तो 2 बनाए, जब भी हम इंटरसेक्शन दिखाते हैं, जैसे मैंने इसको मान लिया एच और टी, जब भी हम इंटरसेक्शन दिखाएंगे तो ये पूरा पोर्शन कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाइट वाला पोर्शन दोनों आ जाते हैं एक बार इंटरसेक्शन दिखने में। तो एच इंटरसेक्शन में वाइट आ गया, फिर हमने एक और बढ़ा लिया, आई कर लिया, टी इंटरसेक्शन आई में भी वाइट आ गया, 2 वाइट हो गए, और एच इंटरसेक्शन टी में भी वाइट आ गया, तो 3 बार वाइट पोर्शन आ जाएगा। ये कितनी बार आ जाएगा? 3 बार वाइट पोर्शन आ जाएगा, जबकि हमको बाहर करना है इसको एक बार वाइट पोर्शन को बाहर करना है। हो गया ये 3 बार वाइट बाहर, एक बार इसके 2 के साथ वाइट चला गया, एक बार इन दोनों के साथ वाइट चला गया, इसके बाद वाइट चला गया, तो एक वाइट इसके साथ चला गया, एक वाइट इसके साथ चला गया, एक वाइट, 3 बार वाइट माइनस हो गया, और करना था केवल एक बार वाइट माइनस, तो 2 बार हमने इसको ऐड कर दिया, वापस ले आए।
2 बार हम इसको ऐड करके वापस ले आए, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो टोटल हमने 52 निकाले थे, इसमें से 9 माइनस कर दिए, ये 9 है, ये 8 है, ये 11 है, प्लस तीनों में जो कॉमन है वो 3 है, 3 2 जा 6, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया और ये हमारा 30 आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा, एक बार आप देख लीजिए। समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए ग्रीन्स देखिए, और इसी क्वेश्चन को मैंने वेन डायग्राम से किया है, वेन डायग्राम से किया है। इसको समझिए, देखिए इस क्वेश्चन में कितने तरीके से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको वेन डायग्राम से कैसे करते हैं। देखिए वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को काफ़ी मेहनत की है आपको समझाने की। अब वेन डायग्राम, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने वेन डायग्राम HTI, अब इसको पर्टिकुलर कर लिया उस वाले पोर्शन को, H पेपर, T पेपर, I पेपर। ये A मैंने रिप्रेजेंट किया है, जैसे NH थे H को पढ़ने वाले, नॉट हिंदी, H को पढ़ने वाले 25 थे, H को पढ़ने वाले। तो H का सर्किल में कौन कौन आ रहा है, देखो मैंने पहले तो लिखा A, जो इंडिविजुअल दिख रहा है ABC, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, DEFG। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमने NH लिया है 25, H में कितने, इस पूरे सर्किल में कौन कौन लोग आ रहे हैं, A D G E, A प्लस D प्लस G प्लस E, ये 4 जुड़ के 25 है। क्लियर हो रहा है, ये पूरे 4 जुड़ के 25 है। ऐसी T में देखो कितने पोर्शन आ रहा है, B F G D, B प्लस D प्लस G प्लस F, 26 सेकेंड होगी। I में कितने आ रहे हैं, E G F C, ये 26। क्लियर, ठीक है। अब आता है H इंटरसेक्शन T, H और T इंटरसेक्शन पोर्शन ये होता है, ये वाला। तो D प्लस G 11 हो गया। सिमिलरली T इंटरसेक्शन I, T और I में देख लीजिए, T और I G प्लस F। फिर आ जाइए H इंटरसेक्शन I, ये वाला पोर्शन है, E प्लस G, ये आ गया G प्लस E, 9 हो गया। और जो तीनों वाला पोर्शन है वो कौन सा है, ये G, केवल G। तो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 3, ये हो गया G3। अब आप क्या करेंगे, G3 की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो E निकलेगा, और G की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो F निकलेगा, और G की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो D निकलेगा। जब आपको ये मिल गए, ये मैंने यहाँ निकाल के दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। जब ये D मिल गया, F मिल गया, E लग गया, तो 1 2 3 में लगा दीजिए, तो A मिल जाएगा आपको, B मिल जाएगा आपको, देखिए B मिल जाएगा आपको, C मिल जाएगा आपको, और इसके बाद मैंने इस साइड में कर दिया है। अब हमें ये सब मिल गए, इंडिविजुअल सब चीज़ मिल गए, जितने हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए थे वो सब हमें इंडिविजुअल मिल गए। तो हमारा पहला वाला पार्ट था एटलीस्ट वन। देखिए मैंने पहला पार्ट नीचे कर दिया, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन का मतलब है, एटलीस्ट वन का मतलब 1 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे। क्लियर, तो पहले 1 वाले देख लीजिए, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं इनको सबको ऐड कर दीजिए, एटलीस्ट 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 1 2 2 2 3 सबको मैंने ऐड किया। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, सबको ऐड कर दीजिए, 52 आएगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली वन में कौन से आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कौन से आ रहे हैं एग्जैक्टली वन में, A प्लस B प्लस C।
ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12, ये 30 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 30। तो यही आंसर हमारे पहले आ रहे थे, ये आंसर ये आ गया। तो बिना फार्मूले से आप करें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वेन डायग्राम से हेल्प से हम इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आपको कुछ नया मिलेगा। देखिए आ गया, क्या लिखा हुआ है, और क्या मतलब एक तरीके से और भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और इजी करने के लिए। देखिए इसकी प्रैक्टिस करें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन 15, मैंने इसको तीन तरीके से करके दिखाने की कोशिश की है। एग्ज़ाम में कभी अब आता है तो आप केवल एक ही मेथड को फॉलो करिए, तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि मैंने ये वेन डायग्राम से जहाँ मैंने पहले ABCDEFG लिखा था वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वो आपको समझाने के लिए। HTI क्वेश्चन वही है, ये सॉल्यूशन अलग है, ठीक है। क्या करा, उस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग जो डेटा हमने सेकंड उसमें कलेक्ट किया था या फर्स्ट में, वो एज इट इज़ रहे। NU टोटल नंबर ऑफ पीपल 60, NH 25, NT 36, NI 26, NH intersection I 9, NH intersection T 11, NT intersection I 8, NH intersection T intersection I is equal to 3। ये डेटा हमने एज इट इज़ लिख लिया जैसे पहले लिखा था। अब क्या करिए, वेन डायग्राम पे आइए। अब इस क्वेश्चन को रिवर्स पढ़िएगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पढ़िएगा आप क्वेश्चंस को नीचे का। तो आप देखेंगे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ 3, ये वाला पोर्शन जो है वो है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, ये वो पोर्शन है। तो 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों HTI तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट से 3 को फिल किया, तो ये वो पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, इसको हमने वहाँ पर वेन डायग्राम में G नाम दिया था, G नाम दिया था, ठीक है। तो वहाँ हमने डायरेक्ट 3 फिल कर दिया, ठीक है। 3 फिल करने के बाद हमने फिर सेकंड लास्ट में देखिए ये आ गया 3, सबसे पहले इसको फिल किया, सबसे पहले इसको फिल किया। फिर इनमें से देखिए अब आया H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I 9 है। H और I का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन देखो, H और I का ये है, इसमें कितने फिल करने थे 9। तो ये वाला पोर्शन, ये दोनों मिलकर कितने थे 9 होना चाहिए, ये दोनों पोर्शन ही तो कॉमन है H इंटरसेक्शन I में। तो 3 ऑलरेडी पहले आ गए, तो इधर कितने बचे 6, ये कितने बचे 6। तो क्या हो गया, दोनों मिला के हमारे 9 हो गए, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 यहाँ फिल कर दीजिए। फिर आया H इंटरसेक्शन T, H और T मिलकर हो रहे हैं 11, 11 में से 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने आएंगे 8, इसको D नाम हमने दिया था, इसको E नाम दिया था। फिर आता है T इंटरसेक्शन I, T इंटरसेक्शन I ये मिलकर है 8 में से 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने आएंगे 5, इसको नाम दिया था F। क्लियर हो गया। अब आ जाइए सिंगल वाले, NH 25, NH, H का पूरा सर्किल ये कितना है 25 है। 25 में से 8 आ गए, 3 आ गए, 6 आ गए। 25 में से 8 माइनस करिए, 3 माइनस करिए, 6 माइनस करिए, तो ये जब तीनों माइनस हो जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो ये 8 आ गया। ऐसी है NT है 26 है, 26 में से 5 माइनस करिए, ये पूरा T है, 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, माइनस करिए, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, माइनस करिए, 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, माइनस करिए, तो ये 10 बचेंगे। 26 में से 5 माइनस करिए, 5 + 3 8 16 माइनस करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा। इसको हमने B दिया है, इसको A दिया है ना। अब आता है NI कितना है 26, I है 26 से, ये पूरा सर्किल 26 का है, इसमें से 6 माइनस करिए, 3 माइनस करिए, 5 माइनस करिए, तो ये 12 रह जाएगा, इसको नाम C दिया है। क्लियर। रिवर्स ऑर्डर में भरिए, रिवर्स ऑर्डर में पहले 3 फिर 2 फिर 1 और ऐसे ऐसे माइनस करते जाइए। अब हमारे क्वेश्चन क्या पूछा था, एटलीस्ट वन ऑफ द
न्यूज़पेपर। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 वाले भी, 2 वाले भी, 3 वाले भी। तो देख लीजिए ये 1 वाले हैं, A+B+C, 1 1 1 1 1 1 हमने यहाँ लिख दिया A+B+C। फिर 2 वाले देखिए, 2 वाले कौन कौन से हैं, DEF 8 6 5 8 8 6 5 यानी 8 + 6 + 5 ये हो गया 8 + 10 + 12 A+B+C D+E+F। और 3 वाले कितने हैं, केवल G, ये लिख दिया 8 + 10 + 12 8 + 6 + 5 + 3 सबको ऐड किया तो 30 + 19 + 3 ये 52 आ गया। दिस इज आंसर। क्लियर। अब आता है एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 में क्या मतलब था, सीधे सीधे 8 + 10 + 12 A+B+C 8 + 10 + 12 देखो भाई A+B+C 8 + 10 + 12 इज इक्वल टू 30। 18 + 12 30, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 1 आंसर 3, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको ठीक लगे उसको करिएगा। बाकी क्वेश्चन इसके और भी क्वेश्चन है, उस तरीके से इनमें से किसी भी मेथड को आप फॉलो करिएगा। एग्ज़ाम में आते हैं तो किसी एक मेथड को आप फॉलो करिएगा जो आपको ठीक लगता हो और समझने की कोशिश करिएगा। बाकी भी क्वेश्चंस आप इनमें से किसी की भी हेल्प से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम जो नेक्स्ट 4 वीडियो लेके आएंगे, तो अभी तक देखिए हमारा जो है सेट का पोर्शन कवर अप हो गया है। अब के NCERT बुक के अकॉर्डिंग सेट हमने पढ़ लिया है। आगे हम रिलेशन फंक्शन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा कि आपसे कुछ क्वेश्चंस, अब तो CBSE में ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस आ गए हैं। एक ऑब्जेक्टिव के अलावा जो है शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर 1 लाइन या 1 वर्ड में लिखा जाता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस खुद भी करूंगा और आपको कराऊंगा भी, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, उसकी ट्रिक भी बताई जाएगी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की, कैसे हम शॉर्ट टाइम में टिक मार्क क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर गैस करें और प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको स्टूडेंट एक ही काम करना है कि ये जो तीनों वीडियोज़ हैं इनको अच्छी तरीके से स्टडी करिएगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सही रहें। तो तब तक वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।